हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम लोग इस वीडियो क्लास में सेमेस्टर थर्ड के अभ्यर्थियों के लिए पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट गुड्स। जो सेमेस्टर थर्ड के ऑनर्स के रूप में इकोनॉमिक्स रखे हैं, जो पास कोर्स के रूप में इकोनॉमिक्स रखे हैं और जो जनरल से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स रखे हैं, इन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। एग्जाम्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जानते हैं सार्वजनिक वित्त और पब्लिक वित्त। तो हम लोग पिछले क्लास में सार्वजनिक वित्त के बारे में जान लिए हैं। आइए हम लोग कुछ नज़र दौड़ाते हैं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के ऊपर। तो जो क्लासिकी इकोनॉमिक्स रहे, जैसे एडम स्मिथ, जेबेसे, इन सभी अर्थशास्त्रियों यानी कि 1930 से पहले के जो अर्थशास्त्री रहे, इन सभी अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अर्थव्यवस्था में सदैव संतुलन की स्थिति होती है, यानी कि डिमांड और पूर्ति, सप्लाई जो होता है, मांग और पूर्ति हमेशा बराबर होता है, और जेबीसे का बाजार नियम क्रियाशील रहता है। अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की असंतुलन की स्थिति नहीं होती है, सदैव संतुलन में अर्थव्यवस्था रहता है। बेरोजगारी की समस्या नहीं होती है, अति उत्पादन की समस्या नहीं होती है, यह स्वतंत्र व्यापार की स्थिति होती है, यानी कि सरकार की किसी भी तरह की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, या माना जाए तो सरकार की आंशिक हस्तक्षेप होता है। तो 1930 के यानी कि 1929-30 में जो विश्व महाव्यापक मंदी आया था, उस समय अर्थव्यवस्था में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, जैसे बेरोजगारी, अति उत्पादन की स्थिति, इसके साथ साथ गरीबी उत्पन्न हो गया था। तो उस टाइम प्रोफेसर कीन्स ने सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता की समझी कि अर्थव्यवस्था में सरकार की हस्तक्षेप होना चाहिए और सरकार को एक नीति बनाना चाहिए, राजकोषीय नीति बनानी चाहिए, जिसके माध्यम से इन जो महाव्यापक मंदी हुआ है इस टाइम, समस्या से हम निदान पा सकें। तो सर्वप्रथम कीन्स ने 1936 में उनका पुस्तक आया द जनरल थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से सरकार राजकोषीय नीति तैयार कर एक अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाने के लिए, जो महामंदी के टाइम में बिखरा हुआ था अर्थव्यवस्था, उसे सुधारने के लिए इस चीज़ की आवश्यकता थी। तो ये चीज़ कीन्स ने बताया था। आइए देखते हैं हम लोग आगे। तो सार्वजनिक वित्त हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि सार्वजनिक वित्त जो है वो सरकार का बेसिकली माना जाता है कि सरकार का आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है उस चीज़ को माना जाता है, यानी कि सरकार की राजस्व से संबंधित हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, जो लोक कल्याण के लिए करते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण एवं वित्तीय प्रशासन का अध्ययन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, जिसे प्रोफेसर डाल्टन ने सार्वजनिक वित्त का चार तरह के राजस्व को, सरकार के राजस्व को 4 प्रकार से बांटे थे। पहला क्या था? सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर तो जो था वो सरकार कहाँ व्यय करता है। दूसरा क्या था? सार्वजनिक आय, सरकार की आयें क्या है। तीसरा है सार्वजनिक ऋण, जो सरकार की बेसिकली ये चीज़ देखा गया है हमेशा कि अर्थव्यवस्था में जो होता है, प्रत्येक देश अक्सरहा घाटे का बजट बनाता है, यानी कि व्यय के अनुसार आय का सृजन करता है। पहले व्यय का आंकड़ा लगाया जाता है कि हमें कितनी व्यय करनी है, उसके बाद आय का सृजन किया जाता है, और जब कम घटता बढ़ता है तो उसे ऋण लेकर उसकी पूर्ति किया जाता है।
पूर्ति किया जाता है। सार्वजनिक ऋण जो होता है वो सरकार जो अपनी घाटे का बजट होता है उसे पूर्ति करने के लिए लेता है, यानी कि सरकार द्वारा लिया गया ऋण सार्वजनिक ऋण कहलाता है। वहीं प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता वित्तीय प्रशासन की व्यवस्था होता है, यानी कि इन सभी को मैनेजमेंट करने के लिए एक प्रशासन की आवश्यकता होती है। तो ये रहा हमारा सार्वजनिक वित्त। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल से। तो आइए देखते हैं आज प्राइवेट गुड्स के बारे में हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं, बाकी इसके डिफरेंस को हम पढ़ेंगे। तो प्राइवेट जो फाइनेंस जो है, निजी वित्त जो है, वह व्यक्ति का आय होता है, मतलब पर्सनल किसी एक व्यक्ति का आय होता है। चाहे एक व्यक्ति हो या कोई एक फर्म हो, उसका पर्सनली एक व्यक्ति का या एक फर्म का आय को इसमें शामिल करते हैं, जिसके अंतर्गत इसके आय व्यय, इसके द्वारा किए जाने वाले व्यय को भी शामिल करते हैं। इसके अतिरिक्त जब पूर्ति अधिक हो जाता है आय की अपेक्षा, तो ऋण की आवश्यकता होती है। ये हम लोग सार्वजनिक वित्त में भी देखे थे। लेकिन यहाँ पर्सनली एक लोग अगर खर्च करते हैं, वहाँ पे क्या था कि सरकारें पहले व्यय करते थे। सरकार पहले व्यय को रखते थे, उसके बाद आय को रखते थे। लेकिन निजी वित्त में क्या होता है कि पहले आय को लिया जाता है कि हमारा इनकम कितना, उसके अनुसार व्यय का सृजन करते हैं। लेकिन सरकारें क्या करती थी सार्वजनिक वित्त में, पहले व्यय का सृजन करते थे, उसके बाद आय का मैनेजमेंट करते थे, आय का सृजन करते थे। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए कि किसी एक व्यक्ति का आय, उसके द्वारा किए जाने वाले व्यय, और इस व्यय और आय में जो गैप उत्पन्न होगा, उससे जो ऋण लेकर पूरा किया जाता है, इन सभी को समायोजन की से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ प्राप्त होती है, ये सभी चीज़ें निजी वित्त के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये रहा हमारा निजी वित्त। तो आइए देखते हैं कि सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में समानताएं क्या है, अंतर क्या है, इसका अंतर, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग समानताएं को लेंगे। पहले हम लोग समानताएं को लेंगे कि प्राइवेट वित्त जो होता है, निजी वित्त जो होता है और सार्वजनिक वित्त होता है, उसमें क्या क्या किन किन बात समान रूप से मिलता जुलता है। तो पहला है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा अधिकतम लाभ की प्राप्ति करना। मतलब दोनों में ही होता है कि जो हम आय और व्यय करेंगे, वो मानव की अधिकतम कल्याण जो होगा, अधिकतम लाभ को प्राप्ति का ही होता है। एक व्यक्ति निजी वित्त में क्या होता है, एक व्यक्ति या एक फर्म अपने लाभ के बारे में सोचता है कि हमें कितनी अधिक लाभ से लाभ मिल सके, और वहीं अगर सार्वजनिक देखा जाए तो सामाजिक लाभ, यानी कि समाज के सभी वर्गों का कितना अधिक से अधिक, मतलब अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके, इन चीज़ को शामिल किया जाता है। दूसरा है दीर्घकाल में आय एवं व्यय में संतुलन आवश्यक हो जाता है, यानी कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो क्या है कि मतलब कम समय में, लघु टाइम में, यानी कि अल्पकाल में स्थिति आय और व्यय का डिफरेंस अधिक हो सकता है, लेकिन आगे चल के दीर्घकाल में ये संतुलन में ही होगा। ये दीर्घकाल में क्या होगा, संतुलन में ही होगा, क्योंकि आय और व्यय का जो गैप होगा वो दोनों में समान पाया जाएगा। यानी कि व्यक्तिगत फाइनेंस की बात करें या सार्वजनिक फाइनेंस की बात करें, तो ये दोनों ही क्या होता है कि अल्पकाल में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आय और व्यय, लेकिन दीर्घकाल में अगर हम देखें तो दीर्घकाल में क्या होगा, ये दोनों में ही संतुलन होना आवश्यक हो जाता है। अगला है पूर्ण रूप से ऋणों पर निर्भर नहीं रहता है, सीमित ऋण की आवश्यकता होती है। अगर कहीं देखा जाए, हम निजी आय का बात करें, निजी वित्त का बात करें,
तो निजी वित्त जो है यानी कि प्राइवेट गुड्स जो प्राइवेट फाइनेंस जो है वो भी पूर्ण रूप से ऋण पर डिपेंड नहीं करता है। उनका कुछ ना कुछ इनकम होता है, कुछ ना कुछ जरूर इनकम होता है, और इसी इनकम को से अपनी आवश्यकता पूर्ति करते हैं, यानी कि एक्सपेंड करता है, ये है ना, एक्सपेंस करता है। यानी कि इनकम के अनुसार अगर इन दोनों के बीच में इनकम कम है और व्यय ज़्यादा है, मतलब आय कम है, लेस है, और ये ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, इसे ऋण लेकर के यहाँ हम पूर्ति करेंगे, ऋण लेकर के पूर्ति कर लिया जाता है। इसलिए क्या होता है कि पूर्ण रूप से क्या होता है, दोनों ही सरकारी जो सार्वजनिक वित्त है और आपका निजी राजस्व है, ये दोनों में जो होता है वो पूर्ण रूप से ऋण पर निर्भर नहीं रहता है, ये आंशिक रूप से ऋण का प्रयोग करते हैं जब आय और व्यय में डिफरेंस पाया जाता है तभी। अगला है समानताएं। व्यक्ति स्वयं के लाभ को अधिक करना चाहता है जबकि सरकार सामाजिक लाभ को अधिक करना चाहता है। व्यक्ति क्या करता है, स्वयं के लाभ को, व्यक्तिगत जो निजी वित्त जो है वो उसमें ये है कि ये भी चाहता है कि हमको अधिक से अधिक अपनी स्वयं का जो लाभ होगा, प्राइवेट ये फर्म हो या एक प्राइवेट व्यक्ति हो, है ना, तो ये सोचता है कि हमें अधिक से अधिक लाभ कैसे हो, और सरकार सोचती समाज का जो सामाजिक लाभ कितना अधिक हो सके, मतलब दोनों का ही अधिकतम लाभ का उद्देश्य होता है। तो वहीं निजी वित्त का निजी लाभ का होता है उद्देश्य, और अगला का क्या होता है, सार्वजनिक वित्त का वो अधिकतम सामाजिक लाभ का उद्देश्य होता है। तो आइए देखते हैं, ये रहा समानताएं। अब हम देखते हैं इन दोनों में असमानताएं क्या क्या चीज़ें हैं। यह समानताएं को देख लेते हैं। पहला क्या है, आय एवं व्यय का समायोजन, एडजस्टमेंट। आय और व्यय का जो एडजस्टमेंट होता है वो सरकार अपनी व्यय के अनुसार एडजस्ट करता है, यानी कि सार्वजनिक वित्त में सरकार अपनी व्यय को पहले लेता है, यानी कि एक्सपेंड को पहले का आंकड़ा लेता है, उसके बाद इनकम का आंकड़ा लेता है। अगर इन दोनों के बीच एडजस्टमेंट में अगर एक्सपेंड ज़्यादा हो गया, ये अधिक हो गया और ये कम हो गया, यानी कि ये अधिक हो गया और ये कम हो गया, तो यहाँ ऋण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये पहले क्या होता है कि सार्वजनिक वित्त में सरकार अपनी व्यय को रखता है, व्यय के अनुसार आय एडजस्ट करता है। वहीं निजी वित्त में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, यानी कि इसका इनकम जो होता है वो सीमित होता है। ये जो आय और व्यय का लोच होता है वो क्या होता है, बेलोच होता है। किसका, प्राइवेट फाइनेंस का। आय और व्यय का लोच जो होता है वो बेलोच होता है, जिसके कारण से पहले ये आय को व्यय में समायोजित करता है, यानी कि पहले आय कितना है उस चीज़ का आंकड़ा लेता है, आय को, उसके बाद व्यय को। वहीं क्या होता है, सरकार का जो आय और व्यय का लोच होता है वो क्या होता है, लोचीला होता है। दूसरा है, ऋण सुविधाओं में भी अंतर पाया जाता है, यानी कि अगर देख लिया जाए प्राइवेट फाइनेंस का, तो पब्लिक फाइनेंस होता है, ये इसका शाख देखा जाता है। इसका प्राइवेट का क्या होता है, शाख देखा जाता है। इसका शाख इसका सीमित होता है, इसका शाख सीमित होता है। अगर शाख जो है वो सीमित होता है, शाख में अगर विस्तार हो तो ये अधिक ऋण ले सकता है, अगर शाख नॉर्मल हो तो कम ले सकता है। इस प्रकार से सरकार की अगर देखा जाए, सार्वजनिक वित्त का देखा जाए तो सरकार का बहुत ही व्यापक स्तर होता है। उसका जो शाख होता है वो, उसका जो शाख जो होता है वो क्या होता है, उच्च स्तरीय होता है, वो अनुकूल माना जाता है। अक्सर हाँ देशों का रहता है वो अनुकूल बनाने के प्रयास में रहते हैं, जबकि निजी होता है उसका जो अपने आय रहता है उसके अनुसार से वो शाख निर्मित होता है और उसके अनुसार से इसको ऋण की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। तो निजी
ऋण जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो निजी वित्त जो है वो ये कॉमर्शियल बैंक से ले सकते हैं लोन, या निजी संस्था से किसी से ले सकते हैं। जबकि सार्वजनिक वित्त का स्थिति क्या होता है, ये सार्वजनिक वित्त में ऋण जो होता है वो विश्व बैंक, विदेशी संस्था वगैरह वगैरह कई तरह से वैश्विक स्तर से इसकी ऋण की व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है। अगला है व्यक्ति समसीमांत उपयोगिता नियम का पालन करता है, जबकि सरकार अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का अनुसरण करता है। मतलब निजी वित्त जो होता है उसका समसीमांत उपयोगिता मतलब समान उपयोगिता के अनुसार ये कार्य करता है, इस नियम का पालन करता है। जबकि सरकार जो है समाज की मतलब समसीमांत व्यक्ति का अपनी जो होगा, इसमें क्या है व्यक्ति का अपनी उपयोगिता अधिकतम करने का प्रयास में ये रहता है। जबकि सरकार का क्या होता है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब समाज को कितना अधिक से अधिक लाभ हो सके इस विषय पर चर्चा होती है। अगला क्या है, सरकार की शक्तियां एवं अधिकार अधिक विस्तृत होती है। सरकार के पास क्या कहता है वैश्विक स्तर का जो होता है वो अधिकार होता है और ये विस्तार होता है इसका, यानी कि इसके पास बड़ा व्यापार का वित्त का प्रबंध हो सकता है। जबकि निजी का जो होता है वो सीमित होता है, निजी का सीमित होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सरकार का अधिक विस्तृत आय का प्रबंध और व्यय का प्रबंध में ये होता है, और निजी का अपनी स्वयं का ही हो पाता है, यानी कि स्वयं का आय और व्यय का लेते हैं निजी में। अगला है सार्वजनिक वित्त व्यवस्था व्यापक एवं दीर्घकालीन है। मतलब सार्वजनिक वित्त का जो व्यवस्था है वो बहुत ही बड़ा और दीर्घकालीन है। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, अगर सरकार जो वित्त जो एक बार व्यय करता है वो उसका मतलब फायदा, उनका लाभ जो है वो कई वर्षों तक मिलता रहता है, यानी कि बड़े ब्याज का ये व्यय करते हैं और बृहत स्तर का यानी कि बड़े स्तर का व्यय करके और अधिक से अधिक लाभ कमाने वाली चीज़ों पर व्यय करते हैं, जिससे अधिक से अधिक मैक्सिमम अधिक टाइम तक लाभ की प्राप्ति हो सके। और निजी में क्या होता है कि कम अल्पकाल के लिए आय और व्यय का व्यवस्था हो पाता है। अगला क्या है, आय एवं व्यय में संतुलन में अंतर होता है। तो देखिए आय और व्यय में ये चीज़ हम कहे थे कि संतुलन की स्थिति क्या होता है कि सरकार का जो होता है वो पहले व्यय को लेता है, व्यय को रख करके आय सृजन करता है व्यय के आंकड़ा के अनुसार। लेकिन निजी में क्या होता है पहले आय को लेता है, आय के अनुसार व्यय का सृजन करता है, उसके बाद संतुलन स्थापित करता है, जो कम बेसी होता है वो ऋण की से संतुलन पाया जाता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सरकार का जो आय होता है वो बृहत स्तर का होता है आय व्यय, और निजी का जो होता है वो स्मॉल होता है, एक अपने के लिए होता है। गोपनीयता का भी अंतर पाया जाता है। मतलब कि अगर एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कि एक व्यक्तिगत निजी वित्त की बात अब हम करें तो क्या होता है, निजी वित्त में ये जब निजी वित्त में ऋण जो लेता है, मान लीजिए ऋण ले लिया, ऋण लिया तो ये अधिक से अधिक गुप्त रखने का प्रयास करता है, अपनी कर्ज को हमेशा गुप्त रूप से रखने का प्रयास करता है, गोपनीयता रखता है किसमें, निजी में, प्राइवेट गुड्स फाइनेंस में। जबकि सार्वजनिक जो है पब्लिक फाइनेंस में अब क्या होता है, सार्वजनिक फाइनेंस में ये अनाउंसमेंट होना अति आवश्यक होता है और संसद के दोनों सत्रों में इसे पेश करना होता है और इसे समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करके सभी जनताओं तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। जबकि बजट निर्माण देख लीजिए, बजट निर्माण में भी अंतर पाया जाता है। अंतर यही पाया जाता है कि पहले आय का आंकड़ा लिया जाता है, मतलब सरकार निजी स्तर का देखें तो निजी स्तर में क्या होता है, पहले आय का आंकड़ा लेता है,
फिर आय जितने जिस रेशियो से आय होता है उसी रेशियो से व्यय करने का योजना बनाया जाता है। मतलब पहले आय का योजना कि आय हमारा कहाँ किन स्रोतों से आ पाता है, उसके अनुसार से हम व्यय करेंगे ताकि ये संतुलन में रह सके। अगर थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हो तो हम ऋण से चुकता करते हैं। लेकिन यहाँ देख लीजिए सरकार का क्या होता है, सरकार का जस्ट उल्टा होता है। बजट निर्माण का प्रक्रिया आने की पहले व्यय को वो शामिल करते हैं। सरकार जो है यानी कि सार्वजनिक वित्त जो है उसमें व्यय को आंकड़ा दिया जाता है पहले, फिर व्यय के अनुसार आय सृजन किया जाता है। आय सृजन किया जाता है जिसके अंतर्गत ऋण को भी रखा जाता है, ऋण को भी रखा जाता है। मतलब आय व्यय के अनुसार आय का सृजन करना सरकार का ये दायित्व है। वर्तमान समय में विभिन्न सरकारें इसी घाटे का बजट अपनाते हैं जिसमें व्यय ज़्यादा और आय कम रखते हैं, जबकि निजी में ऐसा नहीं होता है। वो आय के अनुसार ही हर संभव कोशिश करता है कि अपनी आय है उसके अनुसार ही मैं व्यय करूं। तो ये बजट निर्माण का में भी इतने अंतर होता है। और अगला क्या है, व्यय को प्रभावित करने वाली तत्व भी जो होता है वो अलग अलग आती है। कि निजी स्तर का व्यय होता है, छोटा छोटा इकाई पर होता है, लेकिन ये अगर निजी स्तर में अगर सार्वजनिक स्तर का बात करें तो बड़ा ब्याज का व्यय का स्रोत होता है। जैसे कि सड़क बनाना जो दीर्घकालीन लाभ देता है, हॉस्पिटल का निर्माण करना, बड़ा बड़ा पुल का निर्माण करना, इन सब चीज़ों बृहद स्तर का चीज़ों का निर्माण करना, मतलब कि अधिक टाइम तक लाभ देने वाले चीज़ों पर इन्वेस्ट माने कि व्यय किया जाता है जो दीर्घकाल तक लोक कल्याण प्राप्त होता रहे। तो ये रहा हमारा प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स में डिफरेंस। तो बस आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।